गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, उनका परिचय देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो उन्हें अगर अपन डिफाइन करें तो अपनी अर्थ पे, अपने ग्रह पे, पृथ्वी ग्रह पे ह्यूमन एक्शन से परे कि मानव गतिविधियों के बिना अपने आप ही स्वतंत्र रूप से जिनका पृथ्वी ग्रह पे निर्माण हुआ है, उन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये इनके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ये होंगे जैसे एयर, इसको मानव ने नहीं बनाया। सनलाइट, इसे मानव ने नहीं बनाया। वाटर, सॉइल, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब प्राकृतिक रूप से अपने आप इनका निर्माण हुआ है और मानव के द्वारा इनका निर्माण नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो संसाधन हैं जिनको कि मानव यूज करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और ये जो संसाधन हैं, इनको ये अपने लिए यूजफुल हैं, मानव के लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, काम में लिए जाते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। वो टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली अपनी अर्थ पे फूड के रूप में, बिल्डिंग बनाने में, क्लोथिंग मटेरियल में, फर्टिलाइजर्स में, मेटल्स जो अपने यूज आते हैं, वाटर, जियोथर्मल पावर, भू तापीय जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। अब सिंपल तरीके से अगर अपन इसको डिफाइन करें तो वो संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जो अर्थ पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त हुए हैं या प्रकृति प्रदत्त हैं, उन्हें अपन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से ही वो उपस्थित हैं अर्थ पे, उनका निर्माण प्राकृतिक रूप से अपने आप हुआ है। ह्यूमन उन्हें नहीं बना सकता, ह्यूमन ने उन्हें नहीं बनाया है। ह्यूमन सिर्फ अपने जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, मानव के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से जो बनाए जाते हैं, उनमें भी रॉ मटेरियल उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का यूज किया जाता है, उन्हें अपन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। कई तरीके हैं, कई आधार हैं जिनके अलग अलग आधारों पे अपन प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति के आधार पर अगर अपन प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करें तो अपन दो भागों में इसको वर्गीकृत करेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज और नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जैविक और अजैविक संसाधन। अब सबसे पहला है लिविंग और बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन, जैविक प्राकृतिक संसाधन। यदि जो प्राकृतिक संसाधन है वो लिविंग थिंग्स से आया है, ऑर्गेनिक मटेरियल लिविंग थिंग में होता है, वहाँ से यदि उसका ओरिजिन हुआ है तो उसे अपन जैविक संसाधन कहेंगे। और जैविक संसाधन के अंतर्गत अगर अपन देखें तो इंक्लूड करेंगे प्लांट्स जो जीवित होते हैं, एनिमल्स जो कि जीवित होते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स है वो जो प्लांट्स और एनिमल्स टाइम के साथ जो दब जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में, वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो इनका जो ओरिजिन है वो लिविंग जो थिंग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे ये ओरिजिनेट हुए हैं। इसलिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको भी अपन लिविंग और बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अपन सब जानते हैं फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, जिनकी अपन बात करते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये लिविंग और बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत इनको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका डीके ऑर्गेनिक मैटर का जब हो जाता है और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद
ये जब अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेकेंड टाइप का बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज है नॉन लिविंग और एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक या अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन वो हैं जो कि जिनकी उत्पत्ति हुई है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से हुई है, इनऑर्गेनिक मटेरियल या अजीवित पदार्थों से हुई है, इसलिए इनको अपन टर्म देते हैं एबायोटिक या अजैविक संसाधन। इसके अगर एग्जांपल देखें एयर, सनलाइट, वाटर, ये सब और मिनरल्स, ये सब एबायोटिक या नॉन लिविंग प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अजैविक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब अपन सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो वो देखेंगे पर ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट और स्टॉक, कि इनका स्टॉक क्या है। उसके आधार पे दो तरह का होगा, एक होगा रिन्यूएबल, एक होगा नॉन रिन्यूएबल। एक तो है कि जिनका कि अपन रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से वो बनाए जा सकते हैं, और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो होंगे जैसे कि वो कभी उनकी ख़त्म होने की रिस्क नहीं होती, क्योंकि वो रिन्यू होते रहते हैं, दोबारा से उनका निर्माण होता रहता है। एक बार वो यूज में आते हैं, दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। जैसे कि अपन अनलिमिटेड जिनकी क्वांटिटी होती है, ख़त्म नहीं होते। जैसे कि बात करते हैं अपन सन की, जो सन की एनर्जी है उसे अपन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में लेते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड। वाटर है तो वाटर ख़त्म नहीं होता। वाटर यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट होकर के वो वापस से वाटर साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। वाटर साइकिल में एंटर करके वाटर फिर बादल बनते हैं। अल्टीमेटली यदि फिर कंडेंसेशन होता है, जब टेम्परेचर कम मिलता है और प्रेशर बढ़ता है, तो वो फिर से बारिश के रूप में अर्थ पे आ जाता है वही पानी, और वो पानी फिर से भाप बन के वापस से उड़ जाता है वो, और नीचे फ्लो होता रहता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ग्राउंड वाटर से अपन फिर से उसको यूज करने के लिए निकाल लेते हैं। इस तरह से ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है, जिसमें बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत अपन इसको कंसिडर करते हैं। अब है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जिनको कि अगर अपन ने ख़त्म कर दिया तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, नए नहीं मिलेंगे अपन को। इसमें अगर अपन कंसिडर करें तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो कि अभी से बने हुए हैं। फॉसिल फ्यूल जो अपनी अर्थ की क्रस्ट में दबे हुए हैं, जो अपन निकालते हैं, लेकिन उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि उनको बहुत मिलियंस ईयर्स लगते हैं बनने में ही फॉसिल फ्यूल को, ये बना हुआ है पहले से, तो इसको जितना ज़्यादा अपन यूज करेंगे वो इतना ही ख़त्म होगा। इसलिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो दोबारा से इनका को नहीं बनाया जा सकता, उनका यूज अपन को बहुत ही प्रिकॉशन, सावधानी के साथ करना चाहिए, और इकोनॉमिक यूज़ करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहीं अपन को काम में लेना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए आवश्यक है, मानवता को बचाने के लिए आवश्यक है। वरना अपन ने यूज किया, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ें नहीं बचेंगी अगर अपन ने नॉन रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च कर दिया। अब थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इनका जो विकास होता है उसके आधार पर एक तो होता है एक्चुअल और एक पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि अपन को करंट टाइम में जिनको यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोल डिपॉजिट है, करंट में तो है वो एक्चुअल रिसोर्सेज है, लेकिन फ्यूचर का अपन को नहीं पता कि वो होगा कि नहीं होगा। पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आएंगे जो अभी तो उसकी यूटिलिटी अननोन है, अभी तक नोन नहीं है कि ये कुछ काम का है क्या रिसोर्सेज, अभी काम में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वो चीज़ अपने काम आए और फ्यूचर में के लिए वो एक बहुत अच्छा संसाधन हो सकता है। जैसे कि लद्दाख इंडिया में यूरेनियम का डिपॉजिट है, अभी यूरेनियम का इतनी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, इतना यूज नहीं ले रहे हैं, तो अपने लिए वो इतना काम का संसाधन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में काम आए। अब अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जो रिन्यू हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो दोबारा से बन सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, और इनकी इन्फिनाइट क्वांटिटी पाई जाती है। नॉन रिन्यूएबल में वो जब कम्प्लीटली कंज्यूम होने के बाद वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो पाएंगे, उनका लिमिटेड स्टॉक है।
रिन्यूएबल में है ये कि नेचर में सतत रूप से प्रेजेंट है, सस्टेनेबल इन नेचर में पाए जाते हैं। एग्जॉस्टिबल इन नेचर मतलब ये खत्म होने वाले हैं, खत्म हो सकते हैं नेचर में, एग्जॉस्टिबल है, काम में लेने के बाद खत्म हो जाते हैं। लो कॉस्ट जो रिन्यूएबल हैं उनकी लो कॉस्ट होती है और इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो हाई कॉस्ट होती है और लेस इको फ्रेंडली या एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। जो रिन्यूएबल हैं वो रिप्लेनिश क्विकली, मतलब रिन्यू दोबारा से हो जाते हैं, और अगर नॉन रिन्यूएबल हैं वो दोबारा से बनते भी हैं तो बहुत स्लो या फिर होते ही नहीं हैं, नेचुरली वो बनते ही नहीं। अब अपन आज देखेंगे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत महत्वपूर्ण 5 प्राकृतिक संसाधन को ब्रीफ से बस अपन देखेंगे। बाकी की डिटेल स्टडी अपन नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज की करेंगे, जिसमें अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो जिससे अपन सब परिचित हैं, एयर। क्लीन एयर जो होती है वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन इन सब के सर्वाइवल के लिए, पृथ्वी पे सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है क्लीन एयर का पाया जाना। इसलिए यह आवश्यक है कि अपन एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में अपनी भागीदारी निभाएं, एयर को पोल्यूटेंट ना करें। एयर को पोल्यूट करने से अपन बचाए, जितना अपन कर सकते हैं इतना हर एक ह्यूमन बीइंग को, हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सेकंड है वाटर। लगभग 70% अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन सिर्फ 2% वाटर है वो फ्रेश वाटर है, पीने योग्य है। इसलिए इतना कम वाटर होने के कारण अपन को इनिशिएटिव लेना चाहिए, सबको शिक्षित करना चाहिए, और जो वाटर का यूज है वो अपन को नियंत्रित यूज करना चाहिए, खुद भी और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। अपन देखते हैं कि अपने ही एरिया में बहुत सारी जगह हैं जो डार्क जोन घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे चला गया है और वाटर के रिसोर्सेज नहीं हैं और पानी नहीं है, तो फिर खेती भी नहीं कर पाते। जहाँ खेती नहीं होती वहाँ विकास नहीं होता है, और पीने के लिए ही पानी नहीं है। बहुत सारे राजस्थान में ऐसे, क्योंकि अपना डेजर्टिक पार्ट है राजस्थान का बहुत सारा, तो डेजर्ट में बहुत सारी जगह ऐसी है कि आज भी कुछ कई किलोमीटर चल करके पानी का पीने के लिए पानी जुटाया जाता है, क्योंकि कई किलोमीटर चल करके वहाँ से पानी लाया जाता है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके बाद है सॉइल। सॉइल जो है वो वेरियस पार्टिकल और न्यूट्रिएंट से बनी हुई होती है। यदि सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ही ग्रो नहीं करेंगे। प्लांट्स जो कि मेन सोर्स होते हैं अपनी जो एनर्जी है, क्योंकि डायरेक्ट सोर्स जो अपना है, एक एनर्जी की वजह से पूरी अर्थ पे लाइफ चलती है, और इस लाइफ को चलाने के लिए मेन सोर्स है सन, सूरज, और सूरज से जो पहला कन्वर्जन का काम करते हैं वो हैं अपने प्लांट्स, और प्लांट्स ही वो जो अपनी सनलाइट है उसको ईटेबल और काम में आने लायक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो इनके लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है। तो सॉइल पोल्यूशन को कम करने में हर एक जने को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आयरन जो कि सिलिका से बना होता है, और इससे वेपन्स, ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग्स, इन सब का जो निर्माण है ये अपने मेन ज़रूरतें हैं, और जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग जहाँ अपन रहते हैं, इनका निर्माण आयरन के बिना नहीं हो सकता, और ये इसका भी जो यूटिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है फॉरेस्ट। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे ही घरों की और इंडस्ट्रीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और इस वजह से जो फॉरेस्ट हैं उनको कम किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ, और फॉरेस्ट जो होते हैं वो मेनली क्लीन एयर प्रोवाइड कराते हैं, और जितने भी तरह के पोल्यूशन हैं सभी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है फॉरेस्ट का। इसलिए फॉरेस्ट को अपन को बचाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट वन यदि नहीं बचेंगे तो अपनी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, अपना इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, और सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अर्थ पे। तो कोरोना, आज का टॉपिक अपना यहीं ख़त्म होता है, और कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइज़र का खुद भी उपयोग करते रहिए।
अपने घर वालों को, पड़ोसियों को भी इसके लिए जागरूक करते रहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।